अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा एक न्यू कोर्स शुरू करेंगे, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। सबसे पहले तो आपकी मेरे साथ पहली क्लास है। आप सब स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने सबसे पहले मुझे बताना है कि मैम हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, हमें इस चीज़ में डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है, हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है, ताकि मैं आपको उस चीज़ को अच्छे तरीके से फोकस करवा के क्लियर करवा दूँ। तो लिंग्विस्टिक्स आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आई थिंक आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इस कोर्स में हम मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स पढ़ेंगे, जो कि लिंग्विस्टिक्स की एक सब ब्रांच है या सब कैटेगरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। अपने पिछले कोर्सेज में आप पढ़ चुके होंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी, लिंग्विस्टिक्स की स्टडी के बारे में भी और उसके मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में भी। इस कोर्स में हमारा जो हमने डील करना है वो मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स है। सबसे पहले देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है। और साइंटिफिक स्टडी किस तरह से, स्ट्रक्चर ऑफ एवोल्यूशन की, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की, कि कोई भी लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आती है, किस तरह से वो बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी साख्त क्या होती है, और वो किस तरह से इवॉल्व होती है, वो किस तरह से इस दुनिया में इवॉल्व हुई और किस तरह से उसकी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। कोई भी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी ऑफ इंग्लिश है। हम लिंग्विस्टिक्स को ये कहते हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक से मुराद ये है क्या है, साइंटिफिक मीन सिस्टमैटिक, एक जिसको हम एक सिस्टम के थ्रू, एक ख़ास स्ट्रक्चर के थ्रू रीड करते हैं, उसको हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। हम इसमें इंग्लिश की लिंग्विस्टिक्स के बारे में या इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ पीपल यूज लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स जो है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न है, उन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ, उन तमाम पहलुओं के साथ जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इस बात का आपको पता ही है, ये एक फैक्ट है कि लैंग्वेज के बगैर इंसान नहीं है, जानवर हैं। अगर जानवर हैं तो उनकी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ठीक है, वो उस तरह से नहीं बोल सकते जिस तरह से इंसान बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर डेवलपमेंटल पार्ट्स नहीं होती। अल्लाह ताला ने उनमें डेवलप करने की सलाहियत नहीं रखी। इंसान में क्योंकि डेवलप करने की, चेंज लाने की सलाहियत रखी है, इसलिए इंसानों की लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ है तमाम दुनिया के तमाम चरिंद परिंद से या जानवरों से या उनकी बोलियों से। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज एक ख़ास तरीके से स्टार्ट हुई, इवॉल्व हुई, उसकी एवोल्यूशन हुई, इर्तिका का शिकार हुई, और इस तरह से वो आज भी मज़ीद डेवलप कर रही है। इस दुनिया में कोई भी चीज़, इंसान की सोसाइटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टेटिक हो, जामिद हो। हर चीज़ जो है वो एक हम कहें कि एक तरीके से वो इवॉल्व कर रही है, डेवलप कर रही है, उसमें डेवलपमेंट पाई जाती है, वो अपनी जो है उसमें चेंज आ रही है। इसी तरह हमारी लैंग्वेज भी है कि जो इवॉल्व हुई, फिर डेवलप हुई, और अब भी उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आती रहती हैं। एंड व्हाट दे मस्ट नो इन ऑर्डर टू डू सो। लिंग्विस्टिक्स का कंसर्न ये है कि कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और इस तरह करने के लिए उन्हें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। द ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर कंसर्न विद हाउ लैंग्वेजेस आर स्ट्रक्चर्ड। जो ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं वो किन 3 चीज़ों के साथ कंसर्न होती हैं, किन चीज़ों के साथ डील करती हैं। हाउ लैंग्वेज आर स्ट्रक्चर्ड, लैंग्वेज किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, किस तरह से बनती हैं, किस तरह से उनकी साख्त है। हाउ लैंग्वेजेस आर यूज्ड, और उन लैंग्वेजेस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंड हाउ दे चेंज, और वो किस तरह से चेंज होती हैं, किस तरह से मज़ीद वो डेवलप करती हैं। अगर हम लिंग्विस्टिक्स को देखें तो वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। असल में लैंग्वेज है क्या?
लैंग्वेज हमारा आपस में एक अपने आइडियाज़ को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने का नाम लैंग्वेज है। ईच ह्यूमन लैंग्वेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटीज़। देखें, हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में लैंग्वेजेस पाई जाती हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज हर, या यूँ कह लें कि हर ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो कम्बिनेशन है, मजमुआ है नॉलेज का और एबिलिटीज़ का, जो कि उस ज़बान के बोलने वालों को इस काबिल बनाती है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से रब्ता कर सकें, अपनी बात समझा सकें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो भी उनके दरमियान, उनके दिल में या उनके जहन में जो भी बातें आती हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। So each human language is a combination of knowledge and abilities which enable the speakers of the language to communicate with each other, to express ideas, emotions, desires and all the other things that need expressing। और वो तमाम चीज़ें जो कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि वो बताना चाहते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ दीज नॉलेज सिस्टम्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। अब लिंग्विस्टिक्स जो है वो इन तमाम नॉलेज सिस्टम का एक यूँ समझ लें कि मुताला है, और किस तरह से उसके तमाम पहलू, जो भी उसके पहलू जो हैं वो पाए जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसमें उसको बोला कैसे जाता है, उसको अटर कैसे किया जाता है। जैसे फोनेटिक्स है तो उसमें हम ये देखते हैं, हम कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर बोलते हैं तो हम उसको किस तरीके से बोलते हैं, हमारे जो माउथ है उसके कौन कौन से पार्ट्स उसको किस किस तरीके से अदा करते हैं। इसी तरह मॉर्फोलॉजी जो है वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है और उसमें हम किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से लैंग्वेज के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम डील करते हैं। इसी तरह सोशो लिंग्विस्टिक्स है, या जो भी लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस हैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स में हम क्या चीज़ देखते हैं, हाउ इज सच अ नॉलेज सिस्टम स्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी लिंग्विस्टिक्स, किसी भी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका नॉलेज सिस्टम जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुआ है, किस तरह से उसकी साख्त क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है। हाउ इज़ इट एक्वायर्ड, इसको किस तरह से एक्वायर किया जाता है, इसको किस तरह से गेन किया जाता है। हाउ इज़ इट यूज्ड इन द प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ मैसेजेस, और मैसेजेस को समझने में और मैसेजेस को प्रोड्यूस करने में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डज़ इट चेंज ओवर टाइम, और इस टाइम के साथ साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब हमने जो अपने कोर्स में देखना है, जिस चीज़ को हमने डील करना है, लिंग्विस्टिक्स के जिस एस्पेक्ट को हमने डील करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो है उसको किन किन चीज़ों में, लिंग्विस्टिक के किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो अब हम देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब फील्ड्स। वो पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को जो है वो देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम कुछ सब फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। वो सब फील्ड कौन कौन सी हैं? फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर फिजिकल एस्पेक्ट्स, अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स में स्पीच साउंड्स कैसी हैं। फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इन देयर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। कॉग्निटिव एस्पेक्ट से मुराद ये है कि हम उसको समझते किस तरह से हैं, हमारी जो मेंटल लेवल है उसको, किसी भी लैंग्वेज को किस तरह से समझता है, हमारा जहन जो है वो किस तरह से समझता है और उसको किस तरह से समझकर अदा करता है। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स। सिंटेक्स है द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मॉर्फोलॉजी है कि हमारे वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, हमारे वर्ड्स को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं, किस किस तरीके से हम मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाकर न्यू वर्ड बना लेते हैं, या जो हमारे वर्ड्स बने हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। और सिंटेक्स द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हमारे वर्ड सेंटेंसेस में किस तरह से आपस में मिलकर एक आइडिया कन्वे करते हैं। ये इसमें हम क्या, ये सिंटेक्स के अंदर आता है। सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज मीनिंगफुल करार पाती है।
प्रैग्मेटिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज़, लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है उसको स्टडी करना जो है वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है। अब हमारी लिंग्विस्टिक्स का जो है पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। हमारा जो मेन पर्पस है लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने का किसी भी एकेडमिक एनवायरनमेंट में वो ये है कि हम अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, हम अपने नॉलेज को एडवांस करें। हाउएवर बिकॉज ऑफ द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन इंटरेक्शन, क्योंकि हमारे इंटरेक्शन में, हमारे एक दूसरे के साथ मेलजोल में हमारी जो सेंटर है वो क्या है? हमारी लैंग्वेज है। अगर हम ऐसी जगह पे जाएं, किसी ऐसे बंदे से मिलें जिसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो हम उसके साथ जो है नॉन वर्बली या इशारों के किनारों के साथ तो हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी बात को अच्छे तरीके से उसको नहीं समझा सकते। इसलिए लैंग्वेज जो है वो क्या है? सेंट्रलिटी है, वो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन की या इंसानों की जो रवाबत हैं उनमें से एक मरकज़ियत है, उसको हासिल है। एंड बिहेवियर, और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो किरदार है, द नॉलेज गेन थ्रू द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैज़ मैनी प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस एंड यूजेस। और वो नॉलेज जो हम स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स के ज़रिए गेन करते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है या इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अब हमने लिंग्विस्टिक्स पे थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, और मॉर्फोलॉजी जो है और सिंटेक्स जो है वो किस फील्ड से, लिंग्विस्टिक्स की किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स की उस कैटेगरी से रिलेटेड है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज या लैंग्वेज स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं या देखते हैं। क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स में देखना है कि वर्ड्स आपस में किस तरह से बनते हैं, वर्ड्स की स्टडी है, और वर्ड्स आपस में मिलकर किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। वर्ड किस तरह से बनते हैं और वर्ड आपस में मिलकर किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी को देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है, क्योंकि पहले आपको पता है कि पहले एक वर्ड बनता है, वर्ड बनने के बाद जब मुख्तलिफ वर्ड्स आपस में मिलते हैं उसके बाद जो है वो सेंटेंस बनता है। तो मुख्तलिफ वर्ड जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो सिंटेक्स के अंडर आते हैं। और जो मुख्तलिफ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स मिलकर आपस में एक बड़ा वर्ड बनाते हैं या एक कम्प्रिहेंसिव वर्ड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको मॉर्फोलॉजी के अंडर लिखते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स। Morphology is the study of the internal structure of words and forms a core part of linguistic study today. इसको एक मरकज़ी हैसियत हासिल है लिंग्विस्टिक स्टडी में आज के दौर में, कि वर्ड जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से बना, वो कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें, उसका मीनिंग किस तरह से डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। द टर्म मॉर्फोलॉजी इज़ ग्रीक एंड इज़ अ मेकअप ऑफ मॉर्फ। टर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है और ये दो ग्रीक वर्ड्स मॉर्फ और ओलॉजी से मिलकर बना है। इट इज़ अ मेकअप ऑफ मॉर्फ मीनिंग शेप, फॉर्म, एंड ओलॉजी विच मीन्स द स्टडी ऑफ समथिंग। ओलॉजी मीन द स्टडी ऑफ समथिंग एंड मॉर्फ मीन शेप, इट मीन आर फॉर्म। इट मीन्स मॉर्फोलॉजी इज़ the shape, is the study of shape or form of the word. Morphology as a sub-discipline of linguistics was named for the first time in 1859 by the German linguist August Schleicher, who used the term for the study of the form of words. जिसने ये टर्म सबसे पहले यूज़ की वो एक जर्मन लिंग्विस्ट था, ऑगस्ट श्लेचर। उसके बाद हम जो है अब हम मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी की फील्ड जो है, हमने इसमें देखना है कि एक वर्ड किस तरह से वर्ड बनता है। जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं वो वर्ड अपनी इस हैयत में, इस प्रेजेंट फॉर्म में किस तरह से आया, उसका ओरिजिन क्या है, वो किधर से निकला, उसका इसमें मेन वर्ड कौन सा है, या मेन जो हमें मीनिंगफुल उसका जो पार्ट है वो कौन सा है, और मीनिंगफुल पार्ट के बाद जो उसमें मुख्तलिफ एडिंग्स की गई हैं बाद में वो कौन कौन सी हैं। वर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज।
वर्ड हम हमारे पास एक वर्ड की डेफिनेशन आ गई कि ये वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है जो किसी भी लैंग्वेज में पाया जाता है। वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो चीज़ जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना करे। डिपेंड मीन नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स, ये किसी भी दूसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ना करने के का मतलब ये है कि अगर हम एक वर्ड लिख दें, उसको हम जब लिख देंगे तो उसका मीनिंग हमारे सामने बिल्कुल वाज़िया होगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसमें ये चीज़ें मिलाई हैं तब ये इस वर्ड जो है, इस वर्ड का जो है वो ये वर्ड जो है वो वजूद में आया है। वो वर्ड अपने आप में एक मुकम्मल मीनिंग रखता होगा और डिपेंड नहीं करता होगा। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर यूनिट्स, उसको हम उसके दूसरे यूनिट से सेपरेट भी कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ड है वो मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होगा। अगर उन हम पार्ट्स को अलग करेंगे तो उन पार्ट्स में कुछ ऐसे मेन पार्ट्स होंगे जिनका मेन मीनिंग जो है वो हमें नज़र आता होगा, और कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनको अगर हम उस मेन पार्ट से अलग कर दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता होगा। तो वर्ड हमारा वो इंडिपेंडेंट यूनिट है लैंग्वेज का जो कि अपने आप में एक मुकम्मल मीनिंग रखता है और ये किसी दूसरे वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, और इसको दूसरे यूनिट से सेपरेट किया जा सकता है। कैन चेंज पोजीशन, और ये अपनी पोजीशन भी बदल सकता है, ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? द मैन लुक्ड एट द हॉर्सेस, द मैन लुक्ड एट द हॉर्सेस। अब इसमें वर्ड जो हॉर्स है ना, हम ये कहेंगे कि ये वर्ड हॉर्स जो है ये वर्ड हॉर्सेस जब है तो इसमें वर्ड हॉर्स जो है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये एक मुकम्मल वर्ड है। इसको हम रूट वर्ड या स्टेम वर्ड कहेंगे। हॉर्स का अपना मीनिंग मौजूद है, इसको हम मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो ये एस लगा हुआ है ये एस इसमें एक एडिशनल यूनिट है जो कि हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए लगाया है। जिसको मैंने रेड से लिखा हुआ है ये एस जो है ये प्लूरल बनाने के लिए लगा है और ये प्लूरल मार्कर है, और ये किस पर डिपेंडेंट है? ये वर्ड हॉर्स पर डिपेंडेंट है, और वर्ड हॉर्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। ये किसी दूसरे वर्ड पर, किसी दूसरी नाउन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें एस जो है वो क्या है? इसमें हॉर्स जो है वो स्टेम वर्ड है या रूट वर्ड है, और एस जो है वो क्या है? प्लूरल मार्कर है। एस इज़ द प्लूरल मार्कर डिपेंडेंट ऑन द नाउन हॉर्स टू रिसीव मीनिंग। अपना मीनिंग रिसीव करने के लिए वो किस में आ जाता है? वो डिपेंड करना शुरू कर देता है वर्ड हॉर्स पर, जो कि असल में मेन वर्ड है या स्टेम वर्ड है या रूट वर्ड है। अब यहाँ पे हॉर्सेस इज़ अ वर्ड। अब हॉर्सेस क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया है? एस जो है वो प्लूरल मार्कर है इसमें, और वर्ड हॉर्स जो है वो क्या है? स्टेम वर्ड है। ये एक वर्ड बन गया विच कैन अकर इन अदर पोजिशंस और स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो कि दूसरी पोजीशन पर भी अकर कर सकता है और अपनी जगह पर भी खड़ा रह सकता है। मिसाल के तौर पर द हॉर्सेस लुक एट द मैन। अब यहाँ पर जो है इस फिक्रे में द हॉर्सेस सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। द हॉर्सेस लुक्ड एट द मैन, हॉर्सेस ने आदमी को देखा। और व्हाट इज़ द मैन लुकिंग एट, या अगर हम ये सेंटेंस लें कि वो क्या चीज़ है जिसको ये इंसान देख रहा है, तो आगे इसमें आंसर के तौर पे आए हुए हैं हॉर्सेस, घोड़े, यानी कि घोड़ों को वो देख रहा है। तो इसमें हॉर्सेस एक क्या है? एक वर्ड है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो वर्ड है, वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड की डेफिनेशन हम देखते हैं। Words are thus both independent since they can be separated from other words and move around in the sentences.
वर्ड्स जो हैं वो बोथ होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हम दूसरे वर्ड्स से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उनको सेंटेंसेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं। सेंटेंसेस में किसी भी जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ग्रामर के किसी भी पार्ट के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर भी, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, वर्ब के तौर पर भी। ये जो वर्ड है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इसमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ये इंडिपेंडेंट भी है और एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी होते हैं। सिंस दे आर द ओनली यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज फॉर विच दिस इज़ पॉसिबल, ये सिर्फ ये वाहिद ही ये यूनिट हैं जिनके लिए ये बात जो है वो पॉसिबल है, ये बात जो है वो पॉसिबल है। यानी कि अब सेंटेंस है तो सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक मजमुआ हो गया, तो उसमें वर्ड्स अगर हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा। वर्ड्स को अगर हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ जगह पे हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी हैयत, अपनी अहमियत नहीं, उसकी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, वो अपनी अहमियत नहीं खोएगा। वर्ड की भी हम दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स ही वो चीज़ हैं जिस पर हमने पूरी मॉर्फोलॉजी की जो नॉलेज है उसको समझना है। अगर आपको वर्ड के बारे में अच्छे तरीके से समझ बूझ होगी, आपको अच्छे तरीके से वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होगी कि वर्ड क्या है और किस तरह से किन किन यूनिट से ये मिलकर बना होता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। Words are thus both independent since they can be separated from other words and move around in the sentences and the smallest units of language। अब words की दो खसूसियात आपके सामने आ गई, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको हम सेंटेंसेस में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, और ये वो वाहिद लैंग्वेज हैं जो जिसके लिए ये बात पॉसिबल है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज हैं। अब हम सेंटेंस को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज नहीं कह सकते। डेफिनेशन देख लें। अ वर्ड इज़ अ पीस ऑफ लैंग्वेज, समथिंग दैट कुड से बाय इटसेल्फ और दैट यू कुड यूज एज पार्ट ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस। वर्ड जो है वो एक पीस ऑफ लैंग्वेज है जो कि अपने बारे में अपने बात जो है वो खुद ब खुद मुकम्मल बात कह सकता है, और दैट यू कुड यूज़ एज पार्ट ऑफ अ फ्रेज, या आप जो हैं वर्ड को एक फ्रेज के पार्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के पार्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फीम्स क्या हैं? मॉर्फोलॉजी की जो बेसिक्स है वो किस पर है? वो मॉर्फीम्स पर है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यानी कि वो ब्लॉक्स या वो बिल्डिंग जिस पर मॉर्फोलॉजी खड़ी होती है वो मॉर्फीम्स हैं। यूँ कह लें कि मॉर्फोलॉजी अगर एक बिल्डिंग है तो मॉर्फीम्स जो हैं उसकी ईंटें हैं। ईंटों के ज़रिए मिलकर ही कोई बिल्डिंग जो है वो बनती है, क्योंकि ईंट जो है वो किसी भी बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी जो है मॉर्फोलॉजी की बिल्डिंग के स्मॉलेस्ट यूनिट जो हैं वो मॉर्फीम्स हैं। मॉर्फीम्स क्या हैं? वर्ड्स हैव इंटरनल स्ट्रक्चर। अब वर्ड्स क्या रखते हैं? एक इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं। उनका एक इंटरनल, हम जब कहते हैं कि ये एक वर्ड है उसका अपना एक पूरा मीनिंग तो मौजूद होता है, लेकिन हम उनको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्ड्स का भी अपना एक इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर या साख्त पाई जाती है। बिल्ड ऑफ इवन स्मॉलर पीसेस, और ये छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस से बना हुआ होता है। कोई भी वर्ड जो है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक वर्ड मैं आपको बोलती हूँ फेथफुल, ही इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत वफादार है। तो वर्ड फेथफुल जो है इसको हम दो यूनिट्स में तब्दील कर सकते हैं, दो यूनिट्स में मज़ीद हम इसको देख सकते हैं। ये कह लें कि ये दो स्मॉलर पीसेस से मिलकर बना हुआ है, फेथ एंड फुल। तो ये इस फेथफुल का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि हम इसको दो पीसीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फेथफुल अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन ये दो छोटे पीसेस से मिलकर बना है। एक पीस इसका फेथ है और दूसरा इसका फेथफुल है। बिल्ट ऑफ इवन स्मॉलर पीसेस, दिस स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड मॉर्फीम। तो किसी भी वर्ड के जो ये स्मॉलर पीसेस होते हैं इन्हें हम मॉर्फीम्स कहते हैं।
हम ये मॉर्फीम जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड को हम उसके छोटे पीसेस में, उसके छोटे यूनिट्स में तब्दील कर सकते हैं, और जब वो हम उनको छोटे पीसेस में तब्दील कर देंगे तो जो एक पीस होगा, एक यूनिट होगा, उनको हम मॉर्फीम कहेंगे। मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। मॉर्फीम जो हैं वो छोटे छोटे मीनिंग रखने वाले यूनिट्स हैं लैंग्वेज के। अब हम वर्ड्स को देखते हैं, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो किस पर होते हैं, मबनी होते हैं। मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स मॉर्फीम्स पर मबनी होते हैं, मॉर्फीम से बने हुए होते हैं। वर्ड्स को हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम मॉर्फीम कहते हैं। ये मॉर्फीम जो होते हैं, ये पार्ट्स या ये मॉर्फीम जो हैं, ये कौन कौन से होते हैं? दीज पार्ट्स आर स्टेम और बेस। कोई भी वर्ड दो किस्म की चीज़ों से या दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें स्टेम या बेस वर्ड होगा, जो मेन वर्ब होगा या स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, उसको हम स्टेम या बेस कहेंगे, और दूसरा क्या होगा? एफिक्स होगा। दो इसके पार्ट्स हो सकते हैं, स्टेम या बेस, और दूसरा एफिक्स। स्टेम और बेस, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैरीज इंडिपेंडेंट मीनिंग। वो सबसे छोटा पार्ट किसी भी वर्ड का जो इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है, उसको हम स्टेम या बेस वर्ड कहते हैं। स्टेम और बेस वर्ड कहते हैं। एफिक्स, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। एफिक्स क्या है? एक वर्ड का एक हिस्सा है, एडिड टू द बेस, जो कि जब उसको बेस के साथ ऐड किया जाता है तो वो उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। एडिड टू द बेस टू चेंज द मीनिंग और ऑफर एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो उसके मीनिंग को या तो चेंज कर देता है या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें डाल देता है, उसको हम क्या कहेंगे? एफिक्स कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दी, फेथफुल। फेथ एक स्टेम वर्ड है और फुल जो है उसमें एफिक्स है। जैसे हम 6th 7th लेवल पे हम पढ़ते हैं साब के और लाह के, तो साब के और लाहकों को मिलाकर जो कहा जाता है वो एफिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में हम उसे एफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें आप, इन द फॉलोइंग वर्ड्स कैन यू स्पॉट द बेस एंड एनी एफिक्सेस? अनहैप्पी, आप इन वर्ड्स को देखें, अनहैप्पी, लवेबल, अनकम्फर्टेबल। तो ये अनहैप्पी एक वर्ड है जिसका मतलब है नाखुश, जो कि एक इंसान जो कि खुश नहीं है उसको हम अनहैप्पी का वर्ड दे देते हैं, अनहैप्पी कह देते हैं। तो अनहैप्पी जो वर्ड अनहैप्पी है, ये एक बेस और एक एफिक्स से मिलकर बना है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक बेस वर्ड है इसमें और एक एफिक्स इसके साथ इंक्लूडेड है। इसमें अन जो है वो क्या है? एफिक्स है, और हैप्पी बेस या स्टेम वर्ड है। इसी तरह से लवेबल में लव बेस वर्ड है और एबल जो है वो इसमें एक एफिक्स है। इसी तरह आप अनकम्फर्टेबल को देखें, अनकम्फर्टेबल 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। 3 मॉर्फीम से, 3 यूनिट से या 3 स्मॉलर पीसेस से मिलकर बना हुआ एक क्या है? वर्ड है अनकम्फर्टेबल, और ये अपने आप में एक मुकम्मल मीनिंग रखता है। लेकिन जब हम इसको छोटे पीसेस में डिवाइड करें तो इसमें हम क्या कहेंगे? अन आ जाएगा, अन एक अलग मॉर्फीम बन जाएगा। कंफर्ट क्या हो जाएगा? स्टेम वर्ड होगा, क्योंकि कंफर्ट जो है अपना पूरा मीनिंग देता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है। अब इसमें अगर हम अन को देखें तो अन अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखता। जब हम इसको कंफर्टेबल के साथ लगाएंगे तभी ये अपना मीनिंग देगा। और एबल जो है ये भी अपना अलग से मीनिंग रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, लेकिन इस वर्ड में ये अपना अलग मीनिंग नहीं रख रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम एफिक्स कहेंगे, और कंफर्ट इसमें स्टेम वर्ड है। अब टाइप्स ऑफ कॉमन एफिक्सेस। अब हमने एफिक्स को तो समझ लिया कि किसी भी वर्ड में के 2 यूनिट्स होंगे, एक जो होगा वो स्टेम या बेस वर्ड होगा, और दूसरा वर्ड जो होगा उसमें उसका जो पार्ट होगा उसको हम एफिक्स कहेंगे। एफिक्स अब 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, 2 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। 2 टाइप्स पर मुश्तमिल कैसे होता है? एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड है, वो पार्ट ऑफ यूनिट है किसी भी वर्ड का, जो कि हम बेस वर्ड से या स्टेम वर्ड से पहले लगाते हैं। अगर हम किसी वर्ड को
हम किसी भी वर्ड को या किसी भी यूनिट को बेस या स्टेम वर्ड से पहले लगाएंगे तो हम उसको प्रीफिक्स कहेंगे। एड टू द बिगिनिंग ऑफ द बेस, किसी भी बेस वर्ड की बिगिनिंग में, उससे बेस वर्ड से पहले जो लफ्ज़ लगेगा या जो यूनिट लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे कि अनहैप्पी, अनहैप्पी में देखें आप, अन जो है वो हैप्पी जो कि एक बेस वर्ड है उससे पहले आया है, उसकी बिगिनिंग में आया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, जिसे हम उर्दू में साबका कहते हैं, वर्ड से, मेन वर्ड से पहले लगने वाला, या मेन मार्फीम से, बेस वर्ड से, स्टेम वर्ड से पहले लगने वाला। इसी तरह सफिक्स, सफिक्स जो है वो लाहका है, यानी कि वो वर्ड जो बेस वर्ड्स के बाद में ऐड किया जाता है, बाद में लगाया जाता है, उसको हम सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाता है, और सफिक्स लाहका जो बेस वर्ड के बाद में लगाया जाता है। जैसे कि लवेबल में एबल क्या है, एक सफिक्स है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एफिक्सिस कहते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर एफिक्सिस कहते हैं। What do you see in common for the following word sets? अगर आप देखें तो ये जो following word sets हैं इसमें कॉमन चीज़ क्या है, राइटर, कंपोज़र, हंटर, प्लेयर। अगर हम कहें राइटर, राइट से राइट प्लस ई आर हमारा क्या बन गया, इज इक्वल टू राइटर, प्लस ई आर इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, राइटर बन गया। तो इसमें वर्ड ये जो ई आर है ये क्या है, हमारे पास ये प्रीफिक्स है। राइट वर्ड हमारा स्टेम वर्ड था, राइट के साथ हमने ई आर लगा दिया और एक ई हटा के हमने उसको क्या कर दिया, उसको राइटर में तब्दील कर दिया। उसका मीनिंग जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ई आर लगाकर उसका मीनिंग चेंज हो गया, एडिशनल मीनिंग हो गया, या उसमें चेंज आ गई। तो हमने यहाँ पर जो है, जब हम इसी तरह कंपोज के साथ हमने ई आर लगा के उसको कंपोजर बना लिया, हंट के साथ हमने इसको ई आर लगा के हंटर बना लिया, और प्ले के साथ मिलकर उसको हम ई आर लगा के हमने प्लेयर बना लिया। तो अब इसमें राइट क्या है, स्टेम वर्ड है, और ई आर इसमें क्या है, सफिक्स है, जो कि एंड पे लगाया जाता है। इसमें ई आर जो है वो क्या है, वो सफिक्स है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है रिप्रोड्यूस, रीस्टोर, रीगेन, रीलोड। इसी तरह इसमें हमने प्रोड्यूस में री प्लस प्रोड्यूस, ये हमारा क्या बन गया, इज इक्वल टू रिप्रोड्यूस। तो इसमें जो हमने प्रोड्यूस में री लगा दिया तो हमारा एक न्यू वर्ड बन गया। इसको हम री को हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे, क्योंकि हमने वर्ड प्रोड्यूस जो कि एक स्टेम वर्ड था, बेस वर्ड था, उससे पहले हमने री लगा दिया है, प्रीफिक्स लगा दिया है, और उसका मीनिंग चेंज हो गया है। तो हम इसमें इसको क्या कहेंगे, इसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। जो पहले लग गया, री इसमें पहले लग गया प्रोड्यूस से पहले, और जब वो प्रोड्यूस से पहले आया तो वो उसके साथ लग के उसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। अब एफिक्सिस का फंक्शन क्या होता है, इसमें एफिक्सिस के बहुत से ग्रामेटिकल फंक्शंस को भी ये शो करता है। एफिक्सिस कैन आल्सो शो ग्रामेटिकल फंक्शन, एफिक्सिस ग्रामेटिकल फंक्शन को भी शो करते हैं। इस तरह से नंबर कंट्रास्ट इन नाउन्स, अगर हम नाउन्स के साथ उसमें उसकी हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, या उनके नंबर को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ क्या लगा देंगे, हम उसके साथ एस लगा देंगे। हम उसके साथ क्या लगा देंगे, हम उसके साथ एस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह हम ये जो है कार के साथ अगर हमने एस लगाया तो वो क्या बन गया, अब यहाँ पे कार जो है वो स्टेम वर्ड है, और एस जो है वो क्या है, वो एक एफिक्स है। इसी तरह डेस्क में डेस्क रूट वर्ड है या स्टेम वर्ड है, और एस जो है वो क्या है, इसमें एक प्लूरल एस है या प्लूरल मार्कर है, और ये अलग मार्फीम है। अब अगर हम देखें कार्स दो मार्फीम पर मुश्तमिल है। कार इसमें स्टेम वर्ड है, और एस इसमें जो है वो प्लूरल मार्कर है या एक अलग से मार्फीम है।
डेस्क में भी डेस्क जो है दो मार्फीम पर मुश्तमिल है, एक एस जो है एक अलग से मार्फीम है, और डेस्क जो है वो क्या है, वो एक स्टेम वर्ड है। इसी तरह टीचर्स, टीचर भी जो है इसमें अब हम देख सकते हैं कि टीचर हमारा जो है टीचर्स में हम टीचर जो है वो एक वर्ड है अपने अपने आप में पूरा मीनिंग रखने वाला, और एस इसमें क्या है, प्लूरल मार्कर है। डिग्री लेवल्स इन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के डिग्री लेवल को भी एफिक्सेस शो करते हैं। कैसे? ईजियर, अब यहाँ पे इजी से ईजियर हमने बना दिया तो वो क्या शो कर रहा है, ये इस वर्ड की डिग्री को शो कर रहा है। ईजियर से मुराद ये है कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन आएगा तो हम कहेंगे कि ये चीज़, ये किताब इस किताब से ईजियर है, ये कंसेप्ट इस कंसेप्ट से ज़्यादा ईजियर है, तो ये कंपैरिजन आ जाएगा, ये डिग्री लेवल आ जाएगा। ER लगा के हमने क्या कर दिया है, डिग्री लेवल को शो कर दिया है। इसी तरह चीप से चीपर, चीप सस्ता है, और चीपर से मुराद जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे दिस थिंग इज़ मोर चीपर देन दैट थिंग, ये चीज़ उस चीज़ से ज़्यादा सस्ती है। तो यहाँ पर भी डिग्री लेवल आ गया। तो ER लगा के या एफिक्स लगा के, एफिक्स ER कौन सा एफिक्स होगा, ये सफिक्स होगा जो एंड पे, रूट वर्ड के एंड पे लगाया जाता है। इसी तरह स्लोअर है, तो स्लोअर में भी हमने ER क्या लगाया है, सफिक्स लगाया है। ये हमारे तीसरा फंक्शन जो एफिक्सेस करते हैं वो ये करते हैं कि ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी देते हैं टाइम के बारे में, ये हमारे टेंस को भी शो करते हैं। जैसा कि वर्ब्स में आस्क्ड, जब हम आस्क्ड कहेंगे तो हमें साथ ही पता चल जाएगा आस्क के साथ, क्योंकि ईडी मार्फीम लगा हुआ है, तो जब ईडी मार्फीम लगा हुआ होगा तो हम देखते ही उसको बता देंगे कि ये पास्ट टेंस में को शो कर रहा है। इसी तरह टॉक्ड, टॉक्ड में भी क्योंकि ईडी मार्फीम लगा हुआ है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। ईडी मार्फीम जब हम करेंगे तो उसमें जो है हमारे पास्ट टेंस को वो शो करेगा। इसमें भी ईडी मार्फीम या सफिक्स या एफिक्स ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास्ट टेंस को शो करेगा। तो एफिक्सेस जो है वो क्या है, ग्रामेटिकल फंक्शन को भी शो करते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन भी अदा करते हैं, ये प्लूरल्स को बनाने में किरदार अदा करते हैं, डिग्री लेवल्स को बनाने में, और बैकग्राउंड अबाउट टाइम, इनके टाइम को बताने में भी कि किस टाइम के बारे, किस टाइम में ये जो है वो काम हुआ है, या इस टाइम का, इसका क्या टाइम था, प्रेजेंट का था, पास्ट का था या फ्यूचर का था, इस चीज़ को भी ये शो करता है। अब उसके बाद हमारा जो है दूसरे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं वो क्या हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो वर्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है। अभी फ़िलहाल हम इस लेक्चर में हम पूरी वर्ड की एक जो है वो हम जो है इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि वर्ड्स किस किस तरीके से बनते हैं, किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो कितने यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और वो कौन कौन से यूनिट्स हैं। ये तो अब आपको पता चल गया कि जो एक वर्ड के जो स्मॉलर पीसेस हैं या स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको हम मॉर्फीम्स कहते हैं। तो ये बात हम फिर जो है वो आपको पता चल गई कि जो एक वर्ड है वो मुख्तलिफ मॉर्फीम्स से मिलकर बना होता है, दो या तीन या दो से ज़्यादा या एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा या मल्टीपल मॉर्फीम से मिलकर एक वर्ड बना हुआ होता है। तो हम वर्ड्स को बनाते कैसे हैं, डिफरेंट वर्ड जो है वो कैसे बनते हैं और वो किस तरह से इवॉल्व होते हैं, वो किस तरह से न्यू पहले से मौजूद वर्ड से न्यू वर्ड्स बना लिए जाते हैं। नए वर्ड्स बनाने का एक जो तरीका है या एक जो मेथड है, वो जो प्रोसेस है उस वो क्या है, एक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके हम एक नया वर्ड बना लें। जैसा कि हमारे पास है आफ्टरनून, अगर हम वर्ड आफ्टरनून को देखें तो हमने हमारे पास जो है आफ्टर प्लस नून को मिलाकर हमने आफ्टरनून बना दिया है। इसी तरह अगर हम देखें बेड प्लस रूम तो हमने बेड और रूम को मिलाकर क्या बना दिया है, बेड रूम बना दिया है। तो अब इसमें बेड जो है ये भी एक स्टेम वर्ड है या रूट वर्ड है या एक रूट मॉर्फीम जिसे हम कह लें, और ये रूम जो है ये भी एक स्टेम वर्ड है। इन दो स्टेम वर्ड्स को मिलाकर हमने एक नया वर्ड बेडरूम बना दिया है। बेडरूम को हम स्टेम वर्ड
नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 यूनिट्स पर मबनी है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको और इंडिपेंडेंट होगा उसको हम स्टेम वर्ड कहेंगे, और बाकी उसके पार्ट्स होंगे। और ये जो यूनिट्स होंगे या ये जो पार्ट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको जब हम अलग अलग कर लेंगे तो वो मॉर्फीम्स कहलाएंगे। कंपाउंडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय एडजॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, जैसे कि आफ्टर प्लस नून इज इक्वल टू आफ्टरनून, ब्रेड प्लस रूम इज इक्वल टू बेडरूम। इस तरह उसके बाद जो है एक और प्रोसेस जो मॉर्फोलॉजी में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी से मुराद क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में, वर्ड्स को बनाने में, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को देखने में, वो है रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन, डुप्लीकेट का मतलब है आपको पता है दोहरा कर देना, दोबारा ले आना। रीडुप्लीकेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी एक वर्ड में थोड़ी बहुत चेंज करके या उस वर्ड को ही हम दोबारा से रिपीट करके एक नया वर्ड बना लेते हैं, एक नया कंसेप्ट बना लेते हैं, तो हम उसको रीडुप्लीकेशन कहते हैं। कैसे? रीडुप्लीकेशन रेफर्स टू द मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच पार्ट और ऑल ऑफ द वर्ड इज़ रिपीटेड, जिसमें किसी वर्ड का एक पार्ट या पूरा वर्ड रिपीट किया जाता है, दोबारा बोला जाता है या दोबारा उसके साथ रख दिया जाता है। जैसा कि टिक टिक, अब हम कहते हैं टिक टिक, अब हम एक वर्ड टिक है उसके साथ हम स्लैश डाल के साथ दूसरा टिक लगा देते हैं, तो हमारे अंदर एक जो है एक नई किस्म की सेंसेशन आ जाती है टिक टिक की। इसी तरह से 50-50, तो ये क्या है, ये रीडुप्लीकेशन करके हमने एक न्यू एक्सप्रेशन या न्यू वर्ड्स बना दिए। और पार्शियल रीडुप्लीकेशन, या फिर हम अब ये जो मैंने पहले बताया ये फुल वर्ड की रेपिटेशन है, इसमें फुल वर्ड रिपीट हो रहा है। इसी तरह हम वर्ड का कुछ हिस्सा लेकर उसको भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि चिट चैट। अब यहाँ पर चिट चैट हमने क्या कर लिया, चैट को और चिट को हमने थोड़ा सा डिफरेंस के साथ थोड़ा सा पार्शियल उसमें हमने क्या कर दी, रेपिटेशन कर दी। जिग जैग, क्लिप क्लॉक, द न्यू वर्ड इज कॉल्ड ट्विन वर्ड्स। और इस तरह से जो न्यू वर्ड्स बनते हैं, जैसे टिक टिक है, 50-50 है, चिट चैट है, जिग जैग है, क्लिप क्लॉप है, इन न्यू वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इन न्यू वर्ड्स को हम ट्विन वर्ड्स कहेंगे। अल्टरनेशन क्या है, इंडिकेट्स एन इंटरनल सिस्टमेटिक चेंज विद इन अ वर्ड। ये किसी भी वर्ड के अंदर एक सिस्टमेटिक चेंज है। जैसे कि हम फुट है, फुट का मतलब है एक पाँव, तो हम उसका प्लूरल बना लेते हैं फीट। फुट के बजाय हमने फीट जो है उसका प्लूरल बना लिया। इसलिए सप्लेंशन जो है वो क्या है, अनसिस्टमेटिक चेंज है। जैसे कि हम आम रूटीन में गो को हम गो की सेकंड फॉर्म हम वेंट गॉन, वेंट और थर्ड फॉर्म हम गॉन कर देते हैं। तो हम अगर हम ऐसे देखें, अगर हम रूल देखें तो हम क्या करें, गो गोज गोइंग हम करने के बजाय तो हमने क्या कर दिया, गो वेंट गॉन कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं वर्ड्स की पाई जाती हैं, जैसे कि सिंपल वर्ड्स होते हैं और कम्प्लेक्स वर्ड होते हैं। सिंपल वर्ड जो हैं डोंट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओनली कंसिस्ट ऑफ वन मार्फीम, ये एक ही मार्फीम पर मुश्तमिल होते हैं और वो मार्फीम स्टेम वर्ड होता है, और इसको हम मुख्तलिफ मज़ीद छोटे हिस्सों में तब्दील नहीं कर सकते। जैसे कि वर्क है, बिल्ड है, रन है, तो ये स्टेम वर्ड्स हैं, अपना पूरा मीनिंग रखते हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं। दे कैन बी स्प्लिट, दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच कैरी मीनिंग और फंक्शन। तो हम इनको हम स्मॉलर पार्ट, मज़ीद स्मॉलर पार्ट्स में हम तब्दील नहीं कर सकते। एक होते हैं कम्प्लेक्स वर्ड्स। कम्प्लेक्स वर्ड जो हैं वो क्या हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं। क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम्स पर या स्मॉलर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि वर्कर है, वर्कर में वर्क जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ड है या स्टेम वर्ड है, और ई आर लगा के हमने उसको एफिक्स ई आर लगा कर हमने उसको जो है एक नाउन बना दिया है। जी वर्कर, एफिक्स ई आर एडिड टू द रूट वर्क टू फॉर्म अ नाउन। इसी तरह है मॉर्फोलॉजिकल। अब हम एंड पे देखते हैं कि हमें मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस किस वजह से चाहिए होती है, हमें मॉर्फोलॉजी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है। Morphological awareness allows readers to understand the structure of words and to understand the meaning attached to the structure of the word. किसी भी वर्ड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए और उसकी मीनिंग को समझने के लिए मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है। दिस कैन हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई मोर कम्प्लेक्स वर्ड्स, ये स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में उनकी मदद करती है। एंड बिगिन टू लिंक दीज वर्ड्स टुगेदर इनटू वर्ड फैमिलीज,
और ये दूसरी वर्ड फैमिलीज़ में लिंक करना शुरू कर देते हैं। आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। आपने इसको अच्छे तरीके से, इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद भी, समझनी भी पड़ेंगी और याद भी करनी